हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर हर एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 सब कुछ आप हमसे पाएंगे। मतलब हर एक नियम, अगर उन नियमों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब आप टॉपर्स बनना सुनिश्चित करिए। हम ये हैं जो हर वर्ष टॉपर्स देते हैं और अब आपकी बारी। आपके लिए दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके घर तक, आपके अपने मोबाइल पे प्रतिदिन आपकी क्लास भेजेगा। मतलब ये कि आप अपने घर बैठे अपनी पढ़ाई बिल्कुल ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई, जैसी पढ़ाई आप चाहते हो, वो पढ़ाई जो आप पढ़ना चाहते हो वो आपको आपके व्हाट्सएप पे लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी और आप हमसे पढ़िए, जुड़िए, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। प्यारे बच्चों, हमसे पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आप पेड क्लास लीजिए जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार सुनिश्चित करते हैं। ठीक, आइए, अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को बताइए कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस क्लासरूम पढ़ाई से बेहतर, जैसा आप चाहते हो, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी उसकी क्लास आपको मिलेगी। मतलब जो आप पढ़ना चाहते हो वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, मतलब पसंद आपकी, पढ़ाई हमारे द्वारा। ठीक, तो आइए हम उसी क्रम में आप सबकी इच्छा पर एक नई क्लास कम्युनिकेशन के लिए एक तरफ से हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, इफ़ेक्टिव लिसनिंग, प्रभावपूर्ण श्रवणता। प्यारे बच्चों, इंग्लिश के 2 शब्द हैं, लिसनिंग और हियरिंग। ध्यान देना, आप घर पे बैठे हो, बढ़िया एकदम शांत माहौल है, पंखा चल रहा है और आपकी मम्मी उधर से बुला रही हैं, बेटा आओ खाना खा लो। अब आपके कान में मम्मी की आवाज़ पड़ी, आपने ध्यान देकर सुना, हाँ मम्मी अभी आ रहे हैं, आपने कहा। वो लिसनिंग थी बेटा। मतलब आपने उस चीज़ को सुना, उस पर रिएक्ट किया, मतलब आप उसे सुनना चाहे। और आपके कानों में निरंतर पंखे की सरसराहट की भी आवाज़ थी, लेकिन आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, वो हियरिंग है। मतलब हमें एक साथ कई चीज़ें सुनाई देती रहती हैं। जब एक साथ कई चीज़ें सुनाई देती रहती हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जिस पर अपना ध्यान लगाते हैं, वो लिसनिंग में आता है। और जिस पर हम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाते, लेकिन वो कह लीजिए बैकग्राउंड में रहते हैं, उन्हें हम हियरिंग कहते हैं। चलो मान लिया, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए सुनना ही इस्तेमाल किया जाता है, हमने इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया। अगर गहराई से देखा जाए, इफ़ेक्टिव लिसनिंग, अगर गहराई से देखा जाए तो एक व्यक्ति लिखने से ज़्यादा पढ़ने में समय व्यतीत करता है। ठीक है, बोलने से ज़्यादा, ठीक है, बोलने से ज़्यादा सुनने में समय व्यतीत करता है। ये भी सच है। ध्यान देना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। एक अगर गहराई से सोचा जाए तो एक व्यक्ति लिखने से ज़्यादा पढ़ता है, बोलने से ज़्यादा सुनता है, ठीक है, करने से ज़्यादा कह लीजिए देखता है, संदेश भेजने की अपेक्षाकृत संदेश सुनना ज़्यादा पसंद करता है, संदेश ज़्यादा सुनता है। मतलब भेजने की क्षमता से सुनने की क्षमता कहीं अधिक होती है। जब भेजने की क्षमता से सुनने की क्षमता कहीं अधिक है तो हर एक व्यक्ति या हर एक संप्रेषक ये प्रयास तो करता है कि संप्रेषण को कैसे बेहतर किया जाए, हम क्या क्या नई चीज़ें लेके आएँ कि सामने वाला अट्रैक्टिव हो, हमारी बातों को अच्छे से समझे। लेकिन सुनने वाला अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद वो अपनी प्रभावी श्रवणता
कि कुशलता को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। और अगर श्रवणता ना बढ़ी तो वो लाख प्रयास करे अच्छा बताने का, सामने वाला अगर बेहतर तरीके से सुन ही नहीं रहा है तो संप्रेषण कभी भी पूरा नहीं होगा, और अगर पूरा भी होगा तो संप्रेषण कभी भी प्रभावपूर्ण नहीं होगा। ठीक, तो मैंने पूरी बात क्या बताई, आप जान रहे हो, प्रभावपूर्ण श्रवणता पढ़ने जा रहे हो। अगर हम संप्रेषण का अध्ययन करें तो संप्रेषण के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक व्यक्ति लिखने से ज़्यादा पढ़ता है, बोलने से ज़्यादा सुनता है, देखता भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमें सुनने की क्षमता का विकास करना होगा, मतलब अपनी श्रवण कुशलता का विकास करना होगा। कारण एक संप्रेषक तो ये निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो क्या करे कि उसके द्वारा दिया जाने वाला सूचना या संदेश प्रभावपूर्ण हो और सामने वाले के लिए वो आकर्षक लगे। लेकिन जब तक सुनने वाला उस पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं बनाएगा, या कह लीजिए सुनने वाला उस पर सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो वो संदेश कभी भी प्रभावपूर्ण नहीं होगा। तो मुद्दा यह है कि संप्रेषक को तो विकास करना ही है, लेकिन जो श्रवणता है, जो श्रवण कर रहा, जिसने उस संप्रेषण को पाना है, वो भी अपनी कुशलता को बढ़ाए। अगर वो अपनी कुशलता को बढ़ाएगा तो संप्रेषण निश्चित ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हमने ये मान लिया। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति की श्रवणता 100% हो सकती है? कभी नहीं। ध्यान देना, क्या किसी भी व्यक्ति की श्रवणता 100% हो सकती है? कभी भी नहीं। मतलब हमें एक समय में बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, क्या हम याद रख सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन फिर भी हम उसे कुशल अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। अगर उसे हम कुशल अभ्यास से बढ़ा सकते हैं तो हमें वो करना होगा। जितनी ज़्यादा हमारी श्रवण क्षमता बढ़ेगी, लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल हमारी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा सूचना या क्षमता को हम स्टोर कर पाएंगे। जब सूचना या संदेश को उतना ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है संप्रेषण बेहतर होगा। फ्लोड जे जेम्स ने कहा है, श्रवणता की न्यूनता या श्रवण क्षमता की न्यूनता, मतलब जितनी भी श्रवण क्षमता की न्यूनता होगी, प्रत्येक स्तर पर वो हमारे कार्य स्तर से संबंधित बाधा लेकर आएगी। अगर श्रवण क्षमता की न्यूनता है तो प्रत्येक स्तर पर वो हमारे कार्य से संबंधित बाधा लेके आएगी। विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि एक इंसान 9% लिखने में, 16% पढ़ने में, 30% बोलने में और 45% समय सुनने में लगाता है। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या क्या कहा। एक अध्ययन से ये पता चला है कि 9% लिखने में, 9% लिखने में, ठीक, 16% पढ़ने में, 30%, 16% पढ़ने में, 30% बोलने में और 45% सुनने में अपना समय व्यतीत करता है। ध्यान देना, एक संप्रेषण के अध्ययन से ये पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति 9% किसी भी सूचना या संदेश का अगर 100% हिस्सा देखा जाए तो उस सूचना या संदेश में हम 9% समय लिखने में लगाते हैं, 16% समय हम पढ़ने में लगाते हैं, मतलब लिखने से ज़्यादा इंसान पढ़ता है, 30% समय हम बोलने में लगाते हैं और 45% समय हम सुनने में लगाते हैं। मतलब हमने सब कुछ प्रयास कर लिया संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए। प्राइड का प्रतिमान पढ़ लिया, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत पढ़ लिए, कम्युनिकेशन के बारे में टाइप्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, बाधा पढ़ ली, अंत में ये निकला अगर लिसनिंग ना है तो सब बेकार। मतलब हमें अपनी श्रवणता सुधारनी होगी। कारण लगभग आधा समय तो हम सुनने में लगाते हैं,
जब लगभग आधा समय हम सुनने में लगाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी श्रवणता सुधारनी होगी। जब हमारी श्रवणता सुधर जाएगी तो संप्रेषण प्रक्रिया भी बेहतर हो जाएगी। क्या प्यारे बच्चों, सभी व्यक्तियों की अनुभूति एक जैसी हो सकती है? समझ, हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार रिएक्ट करता है। तो हमें ये देखना होगा हम अपनी समझ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात, प्रत्येक व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। तो हमें ये देखना होगा कि हर एक व्यक्ति अपनी समझ को कैसे बढ़ाए, रिएक्ट कैसे करे। प्रायः हम श्रवणता को जितना सरल समझते हैं ये उतना सरल होती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जितनी बातें सुनता है, प्रत्येक व्यक्ति की श्रवणता 100% तो कभी नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति जितनी बातें सुनता है उनमें से बहुत सी बातें भूल जाता है, याद नहीं रख पाता। कुछ यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे 1-2 घंटे का समय लेके आइए, 90% चीज़ें हम भूल जाएंगे। 2 घंटे बाद केवल 10% चीज़ें याद रहेंगी और 2 दिन बाद तो पूरा भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा। तो मतलब ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब सूचना या संदेश में होता है तो वो जितनी बातें सुनता है वो सारी उसको याद नहीं रहती, उनमें से कुछ ही उसको याद रहती हैं। सारी बातें जब याद नहीं रहती, केवल कुछ ही बातें याद रहती हैं, कुछ समय बाद वो भी भूल जाता है। तो ज़रूरी है जितनी बातें उसको याद रह सकती हैं उसकी क्षमता वो बढ़ाए। जब उसकी क्षमता वो बढ़ाएगा उसे ही प्रभावपूर्ण श्रवणता कहेंगे, इफ़ेक्टिव लिसनिंग कहेंगे। ठीक है, तो पूरी बातें आप एक प्रकार फिर से रिवाइज कर लो बच्चों। हमने ये कहा श्रवणता कहते किसे हैं? तो श्रवणता से अभिप्राय सुनने से लगाया जाता है। ठीक, अगर आप देखें कि श्रवणता कहते किसे हैं तो श्रवणता से अभिप्राय सुनने से लगाया जाता है। कोई भी सूचना या संदेश हो तो एक व्यक्ति बोलने से ज़्यादा सुनता है, लिखने से ज़्यादा पढ़ता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक अध्ययन से ये पता लगा है कि हम 9% समय लिखने में लगाते हैं, 16% समय पढ़ने में लगाते हैं, 30% समय बोलने में लगाते हैं और 45% समय सुनने में लगाते हैं। अगर ये सच है तो जाहिर सी बात है एक इंसान सबसे ज़्यादा समय पूरे संप्रेषण प्रक्रिया में सुनने में खर्च करता है। अगर सबसे ज़्यादा समय सुनने में खर्च करता है तो हमें श्रवणता सुधारनी होगी। अगर श्रवणता में विकास हुआ, हमारी श्रवण क्षमता बढ़ी तो हमारा संप्रेषण भी बेहतर होगा। प्रत्येक संप्रेषक ये प्रयास करता है कि श्रवणता वो संप्रेषण करना प्रभावपूर्ण हो, उसके द्वारा दिया जाने वाला सूचना या संदेश प्रभावपूर्ण हो, वो अपनी बात को कैसे आकर्षक करे। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी श्रवण क्षमता का विकास नहीं किया जाता। कारण हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जितनी क्षमता होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी श्रवण क्षमता का 100% तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये है तो हम 1 मिनट में जितने शब्द सुनते हैं ना उतने याद नहीं रख सकते। जब हम उतने याद नहीं रख सकते तो कितने हम छोड़ते चले जाते हैं, फिर एक निश्चित समय बाद उसको भी हम भूल जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे अपनी श्रवण क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। वही जब श्रवण क्षमता बेहतर हो जाएगी तो प्रभावपूर्ण श्रवणता कहलाएगी। प्रभावपूर्ण श्रवणता या लिसनिंग प्रोसेस होती क्या है आप जानिए। श्रवण प्रक्रिया ये एग्ज़ाम में आया हुआ, और ये ज़रूर याद रख लेना आंकड़ा कि इंसान कितना प्रतिशत लिखने में, कितना पढ़ने में, कितना बोलने में और कितना सुनने में समय व्यतीत करता है। हम आते हैं श्रवण प्रक्रिया पे, लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस 5 होती हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, श्रवण प्रक्रिया कितनी होती है? 5। आप एक तरफ से जानते रहिए। पहली होती है अनुभूति, सेंसिंग या बोध जिसे कहते हैं। ठीक है, अनुभूति। दूसरी होती है निर्वचन। ठीक है, तीसरी होती है मूल्यांकन। ठीक है, आप एक एक तरफ से जानते रहे। चौथी होती है स्मरण, रिमेंबरिंग, और 5वीं होती है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, कौन कौन सी? पहली होती है अनुभूति, श्रवण प्रक्रिया, लिसनिंग प्रोसेस, श्रवण प्रक्रिया,
लिसनिंग प्रोसेस। पहली होती है अनुभूति, ठीक है। अनुभूति को सेंसिंग बोला जाता है, सेंसिंग, सेंसिंग। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, निर्वचन, ठीक है ना। इंटरप्रेटिंग कहा गया है, इंटरप्रेटिंग, इंटर ई आर भाई, तनिक इंग्लिश भाई हमारी थोड़ी कमज़ोर है। इंटरप्रेटिंग, निर्वचन, और तीसरी है मूल्यांकन, वैल्यूएशन जेका कहा जाए भैया, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। और चौथी है रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, स्मरण, स्मरण, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग। और पांचवी अंत में आ जाएगा रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया जिसे कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनुक्रिया, रिमेंबरिंग, रिस्पॉन्डिंग। मतलब कितने हो गए? 5। ध्यान देना बेटा, संप्रेषण प्रक्रिया कितनी होती है? 5। श्रवण प्रक्रिया, ध्यान देना बेटा, श्रवण प्रक्रिया कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? अब ये हमने आपको बता दिया, अनुभूति, निर्वचन, निर्वचन के बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या मिला? मूल्यांकन, स्मरण और अनुक्रिया। एक तरफ से जानिए, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको सिर्फ इतना जानना है कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने विद सीरियल आपको बता दिया। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए श्रवण प्रक्रिया कितनी होती हैं, तो आप तुरंत बताइएगा 5, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं भी आप जान लीजिए, नहीं तो पता लगे उपरोक्त सभी का ऑप्शन आ जाए, आप पहचान ना पाएँ कौन सी है और कौन सी नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है श्रवण प्रक्रिया में कौन सी शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। तो आप ये जानते रहिए कितनी श्रवण प्रक्रियाएं हैं? 5। पहली है अनुभूति। तो किसी भी सूचना या संदेश को जब हम पाते हैं तो उस सूचना या संदेश को पाने के बाद हम उसके बारे में जो महसूस करते हैं वो हमारी अनुभूति कहलाती है, सेंसिंग कहलाती है। हमें जो सूचना या संदेश से मिलता है वही हमें बोध होता है। लेकिन क्या हम किसी सूचना या संदेश को सुन रहे होते हैं तो हमें शोर, बाधा, इन सब चीज़ों या नेटवर्क वगैरह कहीं आदि अन्य परिस्थितियां इसके लिए बाधा नहीं बनती? ज़रूर बनती है। अगर ऐसी बात है तो हमें ये चाहिए किसी भी सूचना या संदेश को पाते समय सबसे पहले हमें उसे लिख लेना चाहिए। जब सूचना या संदेश को पाते समय हम लिख लेंगे तो उससे ये हमें फिर से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। वो अनुभूति में आता है। तो किसी भी सूचना या संदेश को पाने के लिए सबसे पहले आप उसे क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। लेकिन ध्यान देना, जब किसी भी सूचना या संदेश को हम पाते हैं तो उससे जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, वो हमारा बोध कहलाता है कि इससे हमें क्या बोध हुआ, वो सेंसिंग है। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब कोई सूचना या संदेश आपको मिला तो उस सूचना या संदेश को पाने के बाद आपके मन में जो विचार आएंगे, जो आप उससे महसूस करिएगा, वो आपकी सेंसिंग होगी। लेकिन आप सूचना या संदेश पाते समय आप उसे भूल भी सकते हो, तो सबसे बेहतर ये होगा कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तुरंत उसे आप इससे लिख लिया करिए। दूसरा, जब सूचना या संदेश मिल जाएगा तो सूचना या संदेश का आप निर्वचन करना शुरू करेंगे। कैसे? यदि बोलने वाले का संदर्भ कुछ अलग है तो आप ये सोचिए कि वो सामने वाला आपको समझाना क्या चाह रहा है। जैसे अगर आप एक टीचर के सामने बैठे हो और टीचर आपको डांट रहा है तो ये मत देखो वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, ये देखो वो आपके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है, ठीक। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे भी तो आपका अपना ही फ़ायदा है ना। आप सुधरोगे तो क्या दे दोगे उसे? कुछ नहीं, लेकिन उसमें तो आपका ही भला है। तो इसीलिए अध्यापक को सदैव कड़वे वचन बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन ग्राहक का भी वहाँ, या यूँ कह लीजिए स्टूडेंट का भी वहाँ निर्वचन क्या होना चाहिए कि सामने वाले की समझ क्या है, सामने वाला मुझे बताना क्या चाह रहा है, आप वो तो समझिए। अगर आप उसे गलत अर्थों में लेंगे तो गलत बात हो जाएगी बेटा। तो कभी भी अगर बोलने वाले का सूचना या संदेश का संदर्भ अलग है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तीसरे में आएगा मूल्यांकन। जब आपको सूचना या संदेश मिल जाएगा
तो आप उस सूचना या संदेश का मूल्यांकन करेंगे, उसके बारे में आप अपने विचार देंगे। ठीक है कि आप उस पर क्या जानते हो, आप अपने स्तर से उसका मूल्यांकन करना शुरू करते हो। और चौथा, रिमेंबरिंग, आपकी याददाश्त कितनी है, मतलब आप उसको ऐसे स्टोर करके रखिए कि भविष्य में आप उसे फिर से पा सकें, ताकि जब कोई सूचना या संदेश आपसे मिस हो तो आप उसे दोबारा हासिल कर सकें, वो रिमेंबरिंग में आ जाता है। और अंत में जब सूचना या संदेश आप ग्रहण कर चुके होते हैं, तो सूचना या संदेश को ग्रहण कर चुके होने के बाद उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हो। जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हो तो वही अनुक्रिया या रिस्पॉन्डिंग कहलाती है, और तभी श्रवण प्रक्रिया पूरी होती है। तो श्रवण प्रक्रिया में आपको कितनी बातें मिल जाएंगी बेटा? 5। सीरियल से आपको नंबर याद करने होंगे, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने तो आपको डिटेल भी बता दिया। आपसे यही इतना पूछा जाएगा, श्रवण प्रक्रिया कौन है, कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? अनुभूति है, निर्वचन है, मूल्यांकन है, स्मरण है, अनुक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रवणता, श्रवणता कितने प्रकार की होगी? टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो थिलियम बॉबी, हाँ जी, थिलियम बॉबी ने श्रवणता के कितने प्रकार बताए हैं? 4। कौन कौन से? ध्यान देना बेटा। अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी निकल के आया कि थिलियम बॉबी ने श्रवणता के कितने प्रकार बताए? 4। श्रवणता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, श्रवणता के प्रकार, श्रवणता के प्रकार किसके अनुसार? थिलियम बॉबी के अनुसार, थिलियम बॉबी के अनुसार, थिलियम बॉबी के अनुसार। ठीक, थिलियम बॉबी ने श्रवणता के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला, विषयागत श्रवणता, सब्जेक्टिव, विषयागत श्रवणता। ये श्रवणता ठीक होती है, ठीक होती है। दूसरी होती है समीक्षात्मक श्रवणता, समीक्षात्मक श्रवणता। ठीक है, 2 मिल गई। तीसरी होती है तदनुभूतिक श्रवणता, बहुत इंपॉर्टेंट है, तदनुभूतिक, तदनुभूतिक श्रवणता, तदनुभूतिक श्रवणता। और चौथी आपको मिल जाएगी तदनुभूति के बाद सक्रिय श्रवणता, सक्रिय श्रवणता। मतलब श्रवणता थिलियम बॉबी के अनुसार इन्होंने कितने प्रकार की बताई हैं? 4। एक तो है विषयागत श्रवणता, समीक्षात्मक श्रवणता, ठीक, फिर उसके बाद तदनुभूतिक श्रवणता होती है और सक्रिय श्रवणता होती है। 4 हैं। फिर इसमें तोड़ के भी 4 बताए गए हैं, लेकिन पहले आप ये जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषयागत श्रवणता किसे कहते हैं? इसमें संदेश को समझने की सामर्थ्य होती है, लेकिन हम इसमें संदेश को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। मतलब ये वो श्रवणता होती है जिसमें हम संदेश को समझ तो सकते हैं, लेकिन सामने वाले को समझा नहीं सकते। ठीक है, इसे हम विषयागत श्रवणता कहते हैं। ठीक, जिसमें संदेश को समझने की क्षमता होती है उसे ही विषयागत श्रवणता कहा जाता है। ठीक, दूसरी आ जाती है समीक्षात्मक श्रवणता। इसमें संदेश को समझने की क्षमता तो होती है, लेकिन संदेश को समझ लेने के बाद उसकी समीक्षा करने की भी समर्थता हमारे अंदर होती है। मतलब हम संदेश को समझ सकते हैं और समझ करने के बाद उसकी हम समीक्षा भी कर सकते हैं। ऐसा है तो क्यों है? तीसरा, तदनुभूतिक। हम इसमें संदेश को समझ भी सकते हैं और उसे अन्य व्यक्ति तक पहुंचा भी सकते हैं, तो इसे तदनुभूतिक श्रवणता कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट में आती है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? पहले तो श्रवणता के प्रकार, तो श्रवणता के थिलियम बॉबी ने श्रवणता के 4 प्रकार बताए। विषयागत श्रवणता, जिसमें संदेश को केवल समझने की क्षमता होती है, सामने वाले को हम बता नहीं सकते, उसे विषयागत श्रवणता कहते हैं। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हम जानते हैं। जैसे कुछ लोगों से पूछो ना, को बेटा सवाल लगा दो, कहेंगे लगा दूंगा लेकिन समझा नहीं सकता।
वो विषयागत श्रवणता है। आपको आता है, ये आप तक के लिए है, वो सामने वाले के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक, और ये गलत होता है, ये अच्छा नहीं। फिर दूसरे नंबर पर है समीक्षात्मक श्रवणता। हम सूचना या संदेश को पालेंगे, समझ लेंगे और उसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमें क्यों मिला, खुद के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। जब सामने वाले तक पहुंचाने की बात आएगी तो कौन सी बेहतर है, तदनुभूतिक, जिसे इंग्लिश में एम्पैथिक कहा गया है, तदनुभूतिक श्रवणता। तदनुभूतिक श्रवणता में ये होगा कि हमें सूचना या संदेश के समझने की क्षमता होती है और सामने वाले को समझाने की भी क्षमता होती है, ठीक है। और अंत में आती है सक्रिय श्रवणता। सक्रिय श्रवणता ये होती है कि जब हमें कोई सूचना या संदेश मिल रहा होता है तो उस सूचना या संदेश से संबंधित विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं। जब उससे संबंधित सूचना या संदेश हमारे विचार में उत्पन्न होने लगते हैं तो उसे सक्रिय श्रवणता कहते हैं। ये सबसे बेहतर होती है, ठीक। तो श्रवणता के कितने प्रकार बताए गए, 4। इसी के आधार पर और भी तोड़ दिया गया है, हालांकि आप 4 पे ही टिक करेंगे। थिल व बॉबी ने श्रवणता के 4 प्रकार बताए हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है कि थिल व बॉबी के अनुसार श्रवणता कितने प्रकार की होगी। विषयागत श्रवणता 1, फिर उसके बाद आप दिखाते हैं समीक्षात्मक श्रवणता, तदनुभूतिक श्रवणता और अंत में आता है सक्रिय श्रवणता। इसके अलावा 4 अन्य प्रकार भी हैं, श्रवणता के अन्य प्रकार, ठीक। श्रवणता के अन्य प्रकार, श्रवणता के अन्य प्रकार हैं, ठीक। अदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग कौन कौन से, पहला होता है दिखावटी श्रवणता। ये क्या होती है, मतलब ये कोई श्रवणता नहीं है। सामने आप, जैसे एक टीचर की बात की जाए, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान देना बेटा, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप उसको ये दिखाने का प्रयास करो कि हम सब सुन रहे हैं, वास्तव में आप उस समय कुछ सुन नहीं रहे होते हैं। मतलब आप शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित होते हैं। उसे दिखावटी श्रवणता कहते हैं। मतलब वास्तव में हम सुनने का ढोंग कर रहे होते हैं, ठीक। और ये सबसे बुरा होता है, यहाँ श्रवणता बिल्कुल 0 होती है। दूसरे नंबर पे आती है चयनित श्रवणता। चयनित श्रवणता किसे, दिखावटी श्रवणता समझ में आ गई ना, कि मतलब हम केवल एक दिखावा करते हैं कि ठीक है हमें सब समझ में आ रहा है, जबकि वास्तव में हमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा होता। चयनित श्रवणता, सेलेक्टिव, इसमें हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये कि जब हमें 10 बातें बताई जाएं, उसमें से हम उन बातों का चयन करना शुरू करते हैं, कहते हैं ठीक है ये हमारे काम की हैं, ये हमारे काम की नहीं है, और हम उसमें काट छाँट करने लगते हैं। तो जब हम उसमें काट छाँट करने लगते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, चयनित श्रवणता कहा जाता है। मतलब हमें जितनी बातें बताई गई हम उन सारी बातों को याद नहीं रखेंगे, उनमें से कुछ बातों को याद रखेंगे, बाकी शेष बातों को हम छोड़ते जाते हैं, उसे चयनित श्रवणता कहते हैं। और तीसरा एकाग्र श्रवणता होती है, ये सबसे बेस्ट होगी, एकाग्र श्रवणता। एकाग्र श्रवणता किसे कहते हैं, जब ये ऐसी श्रवणता होती है जिसमें हम एकाग्र होकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ, इसीलिए इसको कहा जाता है अटेंटिव लिसनिंग, एक एक शब्द को गहराई से सुना और समझा जाता है, उसे एकाग्र श्रवणता कहते हैं। सबसे बेहतर होती है ये, ठीक है। लेकिन अंत में आती है, इससे भी एक बेहतर है अंतः प्रज्ञात्मक श्रवणता। अंतः प्रज्ञात्मक श्रवणता, ठीक। अंतः प्रज्ञात्मक श्रवणता। अंतः प्रज्ञात्मक श्रवणता किसे कहेंगे, ये वह श्रवणता होती है जिसमें हमें कोई विचार समझ में आ जाता है, कोई बात समझ में आ जाती है और उससे संबंधित जो विचार होते हैं वो भी हमारे मस्तिष्क में जन्म लेना शुरू करते हैं, तो उसे अंतः प्रज्ञात्मक श्रवणता कहा जाता है।
ठीक है, तो मतलब अन्य कितने प्रकार मिल गए? 4। तो इस तरीके से तो हम 8 प्रकार पढ़ गए, लेकिन थिल व बोबी ने 4 बताए हैं, 4 अन्य प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको जानना है एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व। मतलब एक अच्छा श्रोता है तो क्या मुख्य तत्व है? अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व, अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व। एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व क्या है? मतलब आप एक गुड लिसनर हो तो आप में क्या होना चाहिए? सबसे पहला अनुकूल व्यवहार। यही एग्ज़ाम में आया था। एक अच्छे श्रोता का सबसे पहला तत्व क्या है? अनुकूल व्यवहार। ठीक, तो एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व में सबसे पहला तत्व कौन सा है? अनुकूल व्यवहार। आप उस सूचना या संदेश को पाने के लिए अनुकूल व्यवहार करिए कि हाँ, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप उसमें सहयोग दिखाइए। हर एक व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं होता। आप किसी भी अधिकारी के सामने जाइए, जो IAS या PCS होगा, आप 10 बात बोलिए, वो आपकी 10 बात सुनेगा, अंत में एक बात में जवाब देगा। वो गुड लिसनर होते हैं। वो काबिल है तो श्योर है वो गुड लिसनर होगा। मतलब वो हर एक बात को पहले गहराई से परखेगा और परखने के बाद तब एक जवाब देगा। ठीक, तो उनका क्या होता है? अनुकूल व्यवहार होता है। ठीक, पहला तो एक अच्छे श्रोता का सबसे पहला तत्व होता है अनुकूल व्यवहार। और फिर दूसरा होता है केंद्रित करने की क्षमता। इसका पहला होता है अनुकूल व्यवहार, अनुकूल व्यवहार, ठीक, और दूसरा होता है केंद्रित करने की क्षमता। दूसरा होता है केंद्रित करने की क्षमता। दूसरा होता है केंद्रित करने की क्षमता। जैसे एक व्यक्ति कि जितने शब्द बोलने की क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे के सुनने की क्षमता होती है। कारण हम औसतन 180 से 250 शब्द मिनट में बोल सकते हैं और हम 400 से 600 शब्द मिनट में सुन सकते हैं। मतलब बोलने से कहीं ज़्यादा हमारे समझने की क्षमता होती है। जब बोलने से कहीं ज़्यादा हमारे समझने की क्षमता होती है, ध्यान देना, हम किसी भी व्यक्ति के बोलने की क्षमता जो होती है वो 180 से 250 शब्दों की कही गई है प्रति मिनट, और जबकि समझने की क्षमता 400 से 600 शब्दों की कही गई है। मतलब बोलने की क्षमता से कहीं ज़्यादा सुनने की क्षमता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे बोल रहा है तो हमारा दिमाग उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, हम कहीं ज़्यादा सुनना चाह रहे होंगे, तो हम ऊबने लगता है, नीरस लगने लगता है, और जब नीरस लगने लगता है तो चीज़ें वहीं से छूटनी हो जाती हैं और मिसकम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बोलने के पहले हमारे दिमाग में अन्य बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो केंद्रित करने की क्षमता कैसी है, ये भी होना चाहिए। और तीसरा, प्रश्नोत्तर काल में सहभागिता। एक ऐसी परिस्थिति आती है, प्रश्नोत्तर काल में सहभागिता एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आप सूचना या संदेश को सुनते सुनते बोरियत महसूस करने लगते हो। तो जब आप बोरियत महसूस करने लगते हो तो आप उस सूचना या संदेश को नहीं सुनना चाहते, तो वहाँ पे तुरंत आप प्रश्नोत्तर काल में मुड़ जाइए। आप प्रश्न करना शुरू करिए और सामने वाला उत्तर देना शुरू करेगा। जब आप प्रश्नोत्तर काल में प्रवेश कर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। उसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल में सहभागिता। और अंतिम चीज़ होती है शारीरिक सहायक मुद्रा, सहायक शारीरिक मुद्रा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सहायक होना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक मुद्रा सही नहीं है तो फिर आपके द्वारा सूचना या संदेश ग्रहण करने में आपको कठिनाई होगी। मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज भी सहायक होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें तो आपने जान ली एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व में। ठीक है, चलिए ये हमने जान लिया। लेकिन अब मुद्दा ये निकल के आता है प्रभावी श्रवणता में अवरोधक क्या है। ये दोनों चीज़ें आपने जान ली। आपने जाना श्रवणता कहते किसे हैं,
आपने जाना श्रवणता होती कितनी है, फिर आपने ये भी जाना श्रवण प्रक्रिया में कितने चरण हैं, फिर आपने श्रवण प्रक्रिया के प्रकार जान लिए या श्रवणता के प्रकार जान लिए थिल व बोवी के अनुसार, और फिर एक अच्छी या अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व जान लिए, मान लिया। ध्यान देना बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यही तो वो हैं जो हमें सुधारने का, हम में सुधार करने का मौका लेके आते हैं। आप बताएंगे तभी तो हम सुधरेंगे। आगे आते हैं बच्चों, प्रभावी श्रवणता के अवरोधक तत्व। वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावी श्रवणता में बाधा बनती हैं? एक एक करके सुनिएगा, हम बताते चलते हैं। सबसे पहला होता है सुनने संबंधी समस्या। अगर हमें सुनने संबंधी समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है कानों में, हम सही से सुन नहीं पाते हैं, तो हम इफ़ेक्टिव लिसनर कभी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम उसे दूर करें, सुनने संबंधी समस्या को। दूसरा, द्रुत विचार। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये कि अगर कोई बोलने वाला कम स्पीड से बोल रहा है और हम समझने की स्पीड ज़्यादा रखते हैं, तो भी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की बात आ जाएगी और फिर चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वो बोल रहा है 200 शब्द और हमारी क्षमता है 600 शब्द सुनने की, तो फिर वो हमारी स्पीड के मुकाबले ठीक नहीं है, वो द्रुत विचार है, फिर वो प्रभावी श्रवणता का अवरोधक हो जाता है। और तीसरा, संदेश का अतिभार। एक ऐसी समस्या भी आ सकती है सामने कि जब हमारे पास सूचना या संदेश का बहुत बड़ा जाल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सूचना या संदेश को छोड़ना शुरू करते हैं। जब हम सूचना या संदेश को छोड़ना शुरू करते हैं तो बहुत कम बातें याद रखते हैं, और कुछ ऐसा समय आ जाता है कि वो बातें भी हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये भी प्रभावी श्रवणता के अवरोध होते हैं। फिर आता है अहंकार। अहंकार क्या है, ये कैसे अवरोध बन सकता है? बिल्कुल, आप किसी बात को सुनना ही ना चाहो, कहोगे ये हमें बताएगा, ये चीज़ें हम सुनेंगे, आप ये सोचो कि मैं सदैव सही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, ये हमें क्या बताएंगे, तो वो आपका अहंकार होता है। और अहंकार में भी आप सूचना या संदेश को सही प्राप्त नहीं करते, आप सही लिसनर नहीं होते, ठीक। और फिर अंत में आता है सांस्कृतिक विविधताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश का कल्चर दूसरा होता है और दूसरे देश का कल्चर दूसरा, प्रदेश में भी ऐसा होता है, और वो भी एक प्रकार की क्या बन जाती हैं, बाधा भी बनती हैं, ठीक। तो और कभी कभी होता है लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण सही नहीं मिलता। अगर प्रशिक्षण की कमी होती है तो भी श्रवणता में बाधा बनती है, ठीक। अगर हम सही से प्रशिक्षित नहीं हैं, हमें उन चीज़ों का सही से ज्ञान नहीं है, तो भी प्रभावी श्रवणता नहीं हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी श्रवणता के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट बातें। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9984358237। अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई हैं, आपने क्लासेस नहीं ली हैं, तो यहाँ सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, PDF भी अवेलेबल है, और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। और अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, लोगों को बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़ें और अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर पूरा करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।